नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। ओमिक्रॉन के बीच झांसी में कांग्रेस की मैराथन में भीड़ का जमावड़ा, कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। देश में कोरोना के आए 6,987 नए मामले, 162 की मौत, ओमिक्रॉन केस बढ़कर हुए 422। दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में आज हो सकती है दिल्ली में बारिश। अमित शाह आज देंगे उरई से मिशन बुंदेलखंड को धार, 40 मिनट का होगा संबोधन। 3 जनवरी से 15 से 18 साल की उम्र वालों को लगेगी वैक्सीन, 10 जनवरी से बुजुर्गों, फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जाएगी बूस्टर डोज। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब 2 महीने से भी कम का समय बचा है और बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत सभी दल पूरे जोश के साथ चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। इस बीच आज झांसी में कांग्रेस ने लड़की हूं लड़ सकती हूं मैराथन का आयोजन किया था और लेकिन इस मैराथन में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ी। इस मैराथन का आयोजन ऐसे वक्त किया गया है जब देश में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है। दावा है कि मैराथन में 10,000 से ज्यादा लड़कियां जुटी और इस जमावड़े के कारण कोरोना नियम की जो है धज्जियां उड़ी और सोशल डिस्टेंसिंग भी का पालन भी नहीं हो पाया। आपको बता दें कि पहले यूपी की राजधानी लखनऊ में इस मैराथन का आयोजन होना था, लेकिन वहां आयोजन की इजाजत नहीं मिल सकी थी और इसके बाद कांग्रेस ने इस मैराथन का आयोजन झांसी में किया। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के केस एक बार फिर से बढ़ रहे हैं और साथ ही इसके सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं और लगातार ये सवाल उठ रहा है कि क्या कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए और चुनावी रैलियों पर रोक नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट भी कोरोना केस के बढ़ने पर चिंता जता चुका है और चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रैलियों पर रोक लगाने की अपील भी की गई है। देश में कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर से लोगों को डराना शुरू कर दिया है। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच इस साल बढ़ रहे मामले जो है वो दिन ब दिन तेजी से अपने पैर पसार रहे हैं। हालांकि शनिवार के मुकाबले रविवार को कोरोना के नए मामलों में थोड़ी कमी जरूर आई है। आज कोरोना के 6,987 नए मामले सामने आए जबकि 162 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश में कोरोना के कुल सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 76,966 हो गई है, जबकि कोरोना से ठीक होने वाले की संख्या 3,42,30,354 हो गई है। इस महामारी के चलते अब तक देश में 4,89,682 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई है। इस बीच सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन की तेज रफ्तार बरकरार है। अब तक 141 करोड़ 30 लाख वैक्सीन की डोज लोगों को दी जा चुकी है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के 203 नए मामले सामने आए, जिसके बाद यहां संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,72,050 हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि रविवार को की मामले जो है उसमें लगातार जो है टेस्टिंग की जा रही, जिसके बाद मामले जो है वो बढ़ रहे हैं। अधिकारियों ने जानकारी दी कि संक्रमण और मौत के ये नए मामले शनिवार को सामने आए। वायरस के कारण एक और व्यक्ति की मौत होने के बाद मृतक की संख्या बढ़कर 11,605 हो गई है। अधिकारियों ने जानकारी दी कि ठाणे में मृत्यु दर 2.3% है और एक अन्य अधिकारी ने बताया कि पड़ोसी पालघर जिले में संक्रमितों की कुल संख्या 1,39,139 हो गई है और मृतकों की संख्या 3,309 हो गई है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे और कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच पीएम मोदी ने शनिवार को घोषणा की कि अगले साल 3 जनवरी से 15-18 साल की आयु के बीच के किशोरों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। लगातार 4 दिन से गंभीर श्रेणी में रहने के बाद राजधानी की हवा में शनिवार को थोड़ा सुधार जरूर हुआ है, लेकिन हालात इस कदर हैं कि अभी भी बेहद खराब की स्थिति देखी जा रही है। उधर मौसम विभाग ने रविवार को राजधानी में हल्की बारिश होने की संभावना भी जताई है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च इंडिया के मुताबिक दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हुआ है और समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 398 तक पहुंच गया। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार AQI 401 दर्ज किया गया, जो देश के सबसे प्रदूषित जो शहरों में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर फरीदाबाद
402 AQI के साथ था। इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब होकर गंभीर श्रेणी में पहुंच गई। उस दौरान AQI 432 पर ही पहुंच गया। दरअसल राजधानी में बीते 21 दिसंबर से तापमान कम दर्ज किया जा रहा है, साथ ही शीतलहर भी चल रही है, लेकिन इस बीच वायु प्रदूषण का स्तर भी गंभीर बना हुआ है। स्थिति है कि सुबह और खास तौर पर शाम के वक्त राजधानी में प्रदूषण की चादर साफ तौर पर दिखाई देने लगी है। मौसम विभाग की माने तो शनिवार की सुबह भी ठंडी रही, साथ ही तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं दिन भर में अधिकतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इस दौरान विभाग ने संभावना व्यक्त की है कि रविवार को दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ और इसके प्रेषित चक्रवाती परिसंचरण 26 दिसंबर को उत्तर पश्चिम भारत और 27 दिसंबर से मध्य भारत को प्रभावित भी कर सकता है। जालौन के उरई में रविवार को जिले में पहली बार आ रहे गृह मंत्री अमित शाह उरई की धरती से विधानसभा चुनाव के लिए मिशन बुंदेलखंड को धार देंगे। वे करीब सवा घंटे तक जिले में रहने के साथ ही लगभग 40 मिनट तक सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वह मोदी योगी सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के साथ विरोधियों पर निशाना साधेंगे। जनसभा में करीब 1 लाख लोगों के पहुंचने का भी दावा भाजपा नेता कर चुके हैं। वर्तमान में जालौन की तीनों विधानसभा सीटों पर भाजपा का ही कब्जा है। माधवगढ़ से मूलचंद निरंजन, कालपी से नरेंद्र सिंह जादौन और सदर सीट से गौरी शंकर वर्मा विधायक हैं। साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम अनुरागी भी भाजपा से ही हैं। ऐसे में पूरे जिले में अभी तक भाजपा का कब्जा है। अमित शाह बुंदेलखंड में भाजपा का ग्राफ जो है बरकरार रखने के लिए कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भी भरेंगे। रविवार को 2 बजे गांधी इंटरनेशनल कॉलेज पे बने हेलीपैड पर गृह मंत्री अमित शाह का हेलीकॉप्टर उतरेगा। इसके बाद यहां से GIC ग्राउंड पहुंचेंगे। लगभग 2:15 बजे से 3 बजे तक मंच पर रहकर सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद करीब 4:15 बजे गांधी इंटर कॉलेज के मैदान से कानपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। शनिवार देर रात तक जन विश्वास यात्रा भी जिले में पहुंचेगी। यात्रा में शामिल सभी लोग रात में जिले में ही विश्राम करेंगे। इसके लिए होटलों में करीब 40 कमरे बुक किए गए हैं। देश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक की उम्र वाले करीब 8 करोड़ बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके अलावा 10 जनवरी से हेल्थ वर्कर समेत करीब 3 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स को जो है ये वैक्सीन दी जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 13 मिनट 46 सेकंड के अपने संबोधन में इस बात की घोषणा की। पीएम ने कहा कि 60+ उम्र वाले कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को भी उनके डॉक्टरों की सलाह पर वैक्सीन की डोज का विकल्प दिया जाएगा। इसका भी शुरुआत जो है वो 10 जनवरी से की जा सकती है। प्रधानमंत्री ने देर शाम 9:46 पर अपना संबोधन शुरू किया और करीब 10 बजे खत्म किया। साथ ही पीएम मोदी ने ये कहा कि जल्द ही देश में नेजल वैक्सीन और दुनिया की पहली DNA वैक्सीन लगाना भी शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि पीएम मोदी ने एक बार फिर देशवासियों से कोरोना महामारी से बचाव के सभी उपायों का पालन करने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि महामारी को हराने के लिए मास्क पहनने जैसे उपायों को अपनाए रखना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में सबसे पहले क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। इसके बाद उन्होंने नए साल का स्वागत करने के लिए उत्साह में महामारी की अनदेखी से बचने की चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि हम साल के अंतिम सप्ताह में 2022 ही आने वाला है और आप सभी 2022 के स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन उत्साह और उमंग के साथ ही समय और सचेत रहने का भी जरूरत है। ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। ओमिक्रॉन के बीच झांसी में कांग्रेस की मैराथन में भीड़ का जमावड़ा, कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। देश में कोरोना के आए 6,987 नए मामले, 162 की मौत, ओमिक्रॉन केस बढ़कर हुए 422। दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में आज हो सकती है दिल्ली में बारिश। अमित शाह आज देंगे उरई से मिशन बुंदेलखंड को धार, 40 मिनट का होगा संबोधन। 3 जनवरी से 15 से 18 साल की उम्र वालों को लगेगी वैक्सीन। 10 जनवरी से बुजुर्गों, फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जाएगी बूस्टर डोज। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर।
ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे और देश में कोरोना की एक और लहर की आशंका के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार की रात फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर और को बूस्टर डोज देने का ऐलान किया। इसके साथ ही 60 से ज्यादा आयु वर्ग के गंभीर बीमारी से पीड़ित बुजुर्गों को प्रिकॉशंस डोज डॉक्टरों की सलाह देने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस फैसले पर विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से प्रतिक्रिया दी जा रही है और उनके इस फैसले की तारीफ की जा रही है। कांग्रेस नेता और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी की तरफ से किए गए बूस्टर डोज के ऐलान को बिल्कुल सही कदम करार दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके हुए कहा कि केंद्र सरकार ने बूस्टर डोज का मेरा सुझाव मान लिया है। ये एक सही कदम है। देश के जन जन तक वैक्सीन व बूस्टर की सुरक्षा पहुंचानी होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पीएम मोदी के इस फैसले पर खुशी जताई है। अशोक गहलोत ने कहा है कि विशेषज्ञों की राय के अनुसार हमने कई दफा पत्र लिखकर प्रधानमंत्री जी से कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज एवं बच्चों की वैक्सीन के संबंध में दिशा निर्देश जारी करने की मांग की। मुझे प्रसन्नता है कि आज हमारी मांग को स्वीकार कर प्रधानमंत्री जी ने बूस्टर डोज एवं 15 साल से 18 साल तक के बच्चों के वैक्सीनेशन की घोषणा की है। वैक्सीन एवं कोविड प्रोटोकॉल ही कोविड से लड़ने का तरीका है। उन्होंने आगे कहा कि मेरा विनम्र आग्रह है कि सभी लोग कोविड की गंभीरता समझकर वैक्सीनेशन करवाएं और इस छुट्टियों के सीजन में कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करें। म्यांमार में हिंसा भड़कने के बाद से तनाव बना हुआ है। यहां संघर्षग्रस्त काया राज्य में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से ज्यादा लोग मारे गए और बाद में उनके शव जला दिए गए। इस बात की जानकारी एक स्थानीय निवासी मीडिया रिपोर्ट्स और एक स्थानीय मानवाधिकार समूह ने दी है। करेनी ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने कहा है कि उन्हें आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के जले हुए शव मिले हैं। ग्रुप ने दावा किया है कि हपरुसो शहर के मोसो गांव के पास म्यांमार पर शासन करने वाली सेना ने बुजुर्ग महिलाओं और बच्चों पर गोलियां चलाई थी। समूह ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि हम मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाले अमानवीय और नृशंस हत्या की कड़ी निंदा करते हैं। मानवाधिकार समूह और स्थानीय मीडिया की तरफ से शेयर की गई तस्वीरों में जले हुए ट्रक और बेड पर शवों के जले हुए अवशेष दिखाई दे रहे हैं। समूह ने कमांडर के नाम ना बताने की शर्त पर कहा कि हम यह देखकर बहुत हैरान थे कि सभी जो शव है वो अलग अलग आकार के थे, जिसमें बच्चे, महिलाएं और बूढ़े भी शामिल थे। वहीं एक स्थानीय ग्रामीण ने कहा है कि मुझे शुक्रवार की रात आग लगने की जानकारी थी, लेकिन शूटिंग होने के कारण मैं घटनास्थल पर नहीं जा सका। मैंने लाशें जली हुई देखी और बच्चों और महिलाओं के कपड़े भी बिखरे हुए थे। म्यांमार की सेना ने गुरिल्ला युद्ध चला रहे जातीय करेन समुदाय के नियंत्रण वाले एक छोटे कस्बे पर हवाई हमले किए, जिसमें सैकड़ों लोग एक नदी के पार करते हुए भागकर थाईलैंड चले गए। सरकारी बलों ने थाईलैंड सीमा के पास एक छोटे से कस्बे लेके काओ को निशाना बनाया, जो करेन गुरिल्लों के नियंत्रण में है और वे म्यांमार सरकार से अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के श्रीगुफवाड़ा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ा एक आतंकवादी मारा गया है। कश्मीर पुलिस महानिरीक्षक के अनुसार मारा गया आतंकी बिजबेहरा थाने के एएसआई मोहम्मद अशरफ की हत्या में शामिल था। मारे गए आतंकवादी की पहचान फहीम भट्ट के रूप में हुई है। वह कादीपोरा इलाके का रहने वाला था। वहीं इस घटना की जानकारी देते हुए कश्मीर जोन पुलिस ने आईजीपी कश्मीर के हवाले से ट्वीट किया और बताया कि मुठभेड़ के दौरान एक आतंकवादी की मौत हुई है। आपको बता दें कि कल ही जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ हुई अलग अलग मुठभेड़ों में 5 आतंकवादी मारे गए थे। मारे गए आतंकवादियों में से एक आईईडी का विशेषज्ञ भी था। लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों में वो शामिल था। वहीं दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले में अंसार गजवा उल हिंद में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। वहीं दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में भी एक आतंकी मारा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि शोपिया के चौगांव गांव में आतंकवादियों की मौजूदगी की गुप्त सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया था। उन्होंने कहा कि तलाश अभियान के दौरान आतंकवादियों की मौजूदगी का पता चला है। आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने का पूरा मौका दिया गया, हालांकि आतंकवादियों ने इसे इनकार कर दिया और संयुक्त तलाशी दल पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिससे मुठभेड़ जो है शुरू हो गई थी।
लुधियाना के कोर्ट परिसर में धमाके की पूरी साजिश पंजाब की सबसे बड़ी सेंट्रल जेल लुधियाना में रची गई। इस ब्लास्ट के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं और ब्लास्ट के दौरान मारा गया पंजाब पुलिस का पूर्व हेड कांस्टेबल गगनदीप सिंह। लुधियाना की सेंट्रल जेल की BQO 4 में कुख्यात तस्कर रंजीत बाबा उर्फ चीता और RDX के मामले में आरोपी सुखविंदर सिंह उर्फ बक्सर के साथ बंद था। केंद्रीय एजेंसियों और पंजाब की एजेंसियों ने जब सेंट्रल जेल में जाकर दोनों आरोपियों से पूछताछ की तो कई अहम सुराग भी सामने आए। इसके बाद शनिवार को दोनों प्रोडक्शन वारंट पर लाए गए और कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया। जिस समय दोनों आरोपियों को पेश किया गया था उस समय किसी को भी भीतर जाने की इजाजत नहीं दी गई। अदालत ने दलीलें सुनने के बाद उन्हें 7 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। वहां बड़ी सुरक्षा के बीच दोनों को आरोपियों को सिविल अस्पताल मेडिकल के लिए ले जाया गया। मेडिकल कराने के बाद दोनों को CIA पूछताछ के लिए ले जाया गया। वहां बताया जा रहा है कि सीनियर पुलिस अधिकारियों के साथ साथ पंजाब खुफिया एजेंसियों और केंद्र की खुफिया एजेंसी के साथ साथ जांच एजेंसियां पूछताछ करेंगी। ब्लास्ट में मारे गए गगनदीप सिंह को 24 अगस्त 2019 को STF की टीम ने गिरफ्तार किया था। आरोपियों से पूछताछ के दौरान उनके 2 और साथियों को भी गिरफ्तार किया गया था। रिमांड पर पूरा होने के बाद उन्हें जेल में भेज दिया गया था। जेल में आरोपी गगनदीप सिंह को नशा तस्करी के आरोप में बंद चीता और बाक्सर के साथ बैरक में बंद किया गया था। वहां तीनों में काफी अच्छे तरह से तालमेल बढ़ गया था। आरोपी ने गगनदीप सिंह को बड़े सपने दिखाने शुरू कर दिए और पाकिस्तान में बैठे